भेज दी थी। आज हम प्रेस के माध्यम से अपनी इस मांग को और वाइड स्प्रेड कर रहे हैं ताकि सभी को पता चले कि बिहार में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या क्या मांगा था और क्यों मांगा था, क्योंकि ये दोनों चीज़ जरूरी है कि क्या मांगा गया और क्यों मांगा गया। तो सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है लगभग 50,000 है और जो नेशनल एवरेज है वो 1.5 लाख है। तो ये इतना बड़ा गैप है कि हम लोग को हमेशा ये पीछे ठेलता रहता है। बिहार हमेशा एक बेगिंग बॉल लेकर के घूमता रहता है कि हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम यहाँ पर बहुत कम है और उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना, चाहे स्टेट सेक्टर हो, चाहे सेंट्रल सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो ये जब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकॉनमी को नहीं लाते हैं तब तक बिहार में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर वेल्थ का क्रिएशन नहीं होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हम लोग हमेशा पीछे रहेंगे। जब बीमारू स्टेट का बिहार पार्ट होता था उसमें से बहुत से स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी काफ़ी आगे निकल गए। उनकी पर कैपिटा इनकम किसी की 1 लाख से सभी की 1 लाख से ऊपर चली गई, लेकिन बिहार अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम लोग ये पीछे में रह गए। तो हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बिहार के लिए लागू रहनी चाहिए जिसमें यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़े और जिसके चलते अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति मिले और यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़े। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के पर कैपिटा इंक्रीज नहीं हो सकता है। जिस भी स्टेट ने अपने को इंक्रीज किया है उस वहाँ पर यही कहानी है। बिहार में अभी हम लोग 11, 12, 13% अर्बन पॉपुलेशन मानते हैं। नेशनल एवरेज 33-34% है। गुजरात वगैरह में 50 से ऊपर है। तो जो स्टेट अर्बनाइजेशन अधिक कर रहा है उसकी पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली बढ़ रही है। आज चाइना क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उसमें 55% करीब अर्बनाइज्ड हो गया। तो अर्बनाइजेशन जो है वो अपने आप में वेल्थ क्रिएशन का इंजन होता है और इसी से हम लोगों ने एक सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि लास्ट ईयर या तो हम लोग को स्पेशल स्टेटस तो दें ही, एक और चीज़ करें कि लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना लाई थी, कैपेक्स फंड। उसमें 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ का फंड क्रिएट किया गया था जिसमें बिहार को भी 8-9 हज़ार करोड़ करीब मिले। हम लोग चाहते हैं वो, उसका सेलिंग फीचर ये है कि उसमें रीपेमेंट 50 साल में करना है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहना। मोटा मोटी एक फॉर्मेलिटी ही उसको माना जाता है। हम लोग हर बार कुछ बोलते हैं और हर बार ये घोषणा लोग जानते हैं कि भाई बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन पिछड़े राज्य को आगे लाने के लिए ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया गया बिहार के लिए कि जैसे लगे कि उन्होंने कुछ स्पेशल बिहार के लिए किया है कि बिहार आगे जाए। कहीं भी ये नहीं दिखता है कि भाई इस बिहार के लिए कुछ स्पेशल किया गया। बिहार के लिए ये 1, 2, 3 छोटे डोजों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बिना बूस्टर डोज के यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और लगना चाहिए कि यहाँ सही भारत सरकार चाहती है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोगों को रोजगार मिले। यहाँ SEZ जैसी प्रोविज़न करना चाहिए, उससे बाहर के बड़े उद्योग उसमें ज़रूर आएंगे क्योंकि SEZ में से प्रोविज़न रहते हैं और SEZ पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों की संख्या में, लेकिन बिहार में एक भी SEZ नहीं है। तो ये केंद्र को दिखाना चाहिए कि सही में वो यहाँ चाहती है कि औद्योगिकरण हो और लीक से हटकर राजनीति से ऊपर उठकर बिहार को आगे लाने के लिए, विकास के लिए कदम उठाना चाहिए। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा हमारे इस देश का विकास नहीं हो सकता। इंसेंटिव अभी भी चाहिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। तो सरकार को अपने बजट में 2% का कम से कम MSMEs के लिए प्रोविज़न एक्स्ट्रा करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सब्सिडी के तौर पे। और कुछ स्कीम्स है जो कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जैसे सोलर अगर एनर्जी हम यूज़ करते हैं तो उस पर भी कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि उस पर कोई बढ़ावा मिले। उससे हम लोग को कोयले से कुछ हद तक निजात मिलेगी। कोयले का दाम जब भी इंडिया बाई करने जाता है फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो कोयले का दाम तेज़ हो जाता है। अभी फिर वही स्थिति हो गई है। कोयले का दाम तेज़ होने का मतलब है कि ऑयल प्राइसेस भी तेज़ हो जाता है। और उसके अलावा एक इनकम टैक्स में जो प्रावधान है, TDS में अनलिमिटेड टाइम है ऑर्डर करने का, तो उसमें एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इस समय तक TDS की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो 10-10 साल बाद भी TDS का
नोटिस आ रहा है उसको हम लोग जवाब दे रहे हैं। तो उससे क्या है, व्यापारी में कभी भी स्थिरता नहीं आती है, वो चलता रहता है हमेशा। और दूसरा है कि बैंक में जो सिक्योरिटी बिक रही है, जो लोन जो बैंक वापस ले रहा है उसमें सिक्योरिटी बिक रही है, उसमें जो टैक्स का रिकवरी का मैकेनिज़्म है वो बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो उसमें एक क्लैरिटी आनी चाहिए। इन्वेस्टर हैं वो किसी न किसी रूप में टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उनके लिए एक पेंशन योजना आनी चाहिए अन्य लोगों की तरह, क्योंकि वो भी एक न एक दिन या तो बीमार होंगे या अपना बिजनेस छोड़ देंगे, तो उनकी भी लाइफ सिक्योरिटी के लिए पेंशन योजना आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नेशन को कंट्रीब्यूट किया है। दूसरी बात है कि जैसे ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे कहा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दो चीज़ ही जब होगी तो उस नेशन या स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा, ताकि हम जो इतना बड़ा गैप है उसको छोटा कर पाएँ। तो उसके लिए एक तो ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो चल रहा है उस पर भी और फंड आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ताकि केवल एक जगह नहीं, एक से ज़्यादा जगह बिहार से क्रॉस करता हुआ, तो उस पर भी काफ़ी बजट की आवश्यकता पड़े।